हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्यानंद आप लोगों का वेलकम करता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में। बेटा एक छोटा सा लेक्चर बनाएंगे और इसमें पोटेंशियल रखेंगे, इसको आप लोग कवर करो, फिर अगला कैपेसिटेंस देते हैं। तब तक आप लोग थोड़ा स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो। चलिए विजय रथ में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शुरू कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में सर क्या आएगा क्या नहीं आएगा, थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा बात कर लीजिए पहले। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर जो है अपने पास, बेटा एक मिनट रुकना, थोड़ा कलर चेंज करने दो, ब्लैक। हाँ, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो अपने पास चैप्टर है उसमें क्या आएगा सर? चलो जल्दी से दिल बरसा लो और जल्दी से आग भी बरसा लो, खुश भी हो जाओ। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो अपने पास चैप्टर है सर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसमें क्या क्या आ सकता है? तो सबसे पहले आता है पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन समझना। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन समझना। यदि ये समझ लिया ना तो काम मेरा बहुत आसान हो जाएगा। उसके बाद पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन करना। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन करना, ये दोनों चीज हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद ये अगर हमने कर लिया तो पोटेंशियल का कैलकुलेशन किसके चलते करना? तो पॉइंट चार्जेस के लिए करना। बहुत सारा सिस्टम ऑफ चार्जेस के चलते भी पोटेंशियल किसी पॉइंट पे कंसीडर करना, जैसे इसके चलते, इसके चलते, इसके चलते, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। और दूसरा कैलकुलेशन वो जो बताया था 1 2 3, हॉलो कंडक्टिंग, कंडक्टिंग या फिर नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस, उसके चलते पोटेंशियल का कैलकुलेशन करना। और उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। तो ये पढ़ेंगे, फिर ये सारा पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, तो ये पूरा कवरेज दे देगा हमें। और इसके बाद 5-10 मिनट में पढ़ लेंगे डाइपोल का पोटेंशियल। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सर। अगर मैं बोलूं कि पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या है, यानी कि मैं बोलूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या है, तो पोटेंशियल होता ही क्यों है पहले ये समझो। पोटेंशियल एक्चुअल में वर्क डन के चलते होता है, पहला इंपॉर्टेंट बात। और पोटेंशियल एनर्जी भी वर्क डन के चलते होता है, दूसरा इंपॉर्टेंट बात। किसका वर्क डन? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। अच्छा, इसको समझो, 5 मिनट लूंगा इसमें, लेकिन उसके बाद स्पीड पकड़ूंगा। यानी कि अगर पोटेंशियल की बात करें तो भी वर्क डन, हाँ। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो भी वर्क डन, हाँ। तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा एक सिस्टम का होता है, तो कम से कम 2 चार्जेज होने चाहिए। मान लो यहां पे एक चार्ज Q है और एक दूसरा चार्ज जो है वो यहां पे है Q1 r डिस्टेंस पे, Q2 मान लो। तो हमें इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कोई पूछ सकता है। तो एक्चुअल में क्या होता है, हम पोटेंशियल एनर्जी कभी नहीं निकाल सकते जीवन में। हम क्या निकाल सकते हैं सर? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हम क्या निकाल सकते हैं? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली हम पोटेंशियल नहीं निकाल सकते, किसी भी चार्ज के चलते किसी एक पॉइंट P पे पोटेंशियल नहीं निकाल सकते। तो क्या कर सकते हैं? चेंज इन पोटेंशियल निकाल सकते हैं, जिसको डेल्टा V लिखते हैं। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, जिसको डेल्टा U लिखते हैं। अब इसका डेफिनेशन क्या बोलता है वो सुनो। तो डेफिनेशन बोलता है कि इस सिस्टम को बनाने में, ये जो सिस्टम है इसको बनाने में एक्सटर्नल एजेंट को जो वर्क डन करना पड़ा वही सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, यानी कि इस सिस्टम को बनाने में एक्सटर्नल एजेंट को कुछ वर्क करना पड़ता है। कैसे वो समझो। अगर ये चार्ज यहां पे है, कौन सा चार्ज? Q1, और हमें इस पॉइंट पे उस चार्ज को लाना है, तो आखिर सिस्टम कैसे बनता है? तो सबसे पहले दुनिया में एक ही चार्ज हम मानेंगे, या हम मानेंगे दुनिया में कोई चार्ज था ही नहीं, ये भी नहीं था। तो मैं एक एक्सटर्नल एजेंट हूं, मेरे पास है सारा चार्ज,
और मेरा चार्ज कहां पे मानते हैं हम? इन्फिनिटी पे। तो यहीं पे Q1 भी है और यहीं पे Q1 भी है। तो मैं क्या करूंगा, मेरा कर्तव्य है और मेरा पर्पस है इस सिस्टम को बनाना। तो मैं बनाने के लिए क्या करता हूं, इस चार्ज को उठाता हूं, पॉकेट में रखता हूं और टुकडुम चलना शुरू करता हूं। तो दुनिया में अब कोई भी चार्ज नहीं है, तो मेरे ऊपर कोई भी चार्ज का फोर्स ही नहीं लगेगा। तो मैं चार्ज को लेके आराम से ले आऊंगा, तो मुझे लाने में कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। यानी कि पहला चार्ज को लाने में कोई वर्क इसलिए नहीं करना पड़ा क्योंकि किसी ने मुझे ना रोका, ना टोका, ना धक्का दिया, तो मैं आराम से आ गया, तो मैंने कोई वर्क नहीं किया। यानी कि पहला चार्ज को लाने में वर्क डन हमेशा 0 होता है। अब क्या हुआ, ये चार्ज को जैसे ही यहां रखा, ये चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर दिया। तो अब जब मैं, इसका काम हो गया खत्म, इसको उठा के पॉकेट में रख के लाना शुरू किया, टुकडुम किसी एक डिस्टेंस पे लाया, लेट दिस डिस्टेंस इज x, यहां से x डिस्टेंस पे लाया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बोलता है अबे Q1 अपने घर रहा, मैं तुम्हें फोर्स लगाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। तो ये Q1 के ऊपर फोर्स लगा Q1E, यानी कि मेरे पास ये था तो मेरे को धक्का मारने लगा, मेरे हाथ में ये चार्ज है। तो अब मैं बोलूंगा नहीं, मैं अपना ताकत दिखा के इस चार्ज को लाऊंगा, लेकिन कैसे लाऊंगा? स्लोली विदाउट चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, विदाउट चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, बिना इसके काइनेटिक एनर्जी में चेंज किए हुए। काइनेटिक एनर्जी में चेंज कब नहीं आएगा? जितना फोर्स इसने इधर धक्का मार के लगाया है, इलेक्ट्रिक फोर्स, उतना ही फोर्स मैं बराबर का लगा दूं इधर एक्सटर्नल फोर्स, तो इलेक्ट्रिक और एक्सटर्नल बराबर हो गया। अब ये जब कोई चीज बराबर हो जाए, तो स्लोली को समझाने के लिए एक मैं पढ़ा रहा था क्लास में, तो एक बच्चा को समझ ही नहीं आ रहा था स्लोली। तो एक बच्चा ने बोला सर मैं समझाता हूं स्लोली। मैं बोला बता। बोला सर बच्चों को ये बोला करो जब आप स्लोली समझाते हो कि ये दोनों बराबर है और आप इसे लाए जा रहे हो, ये दोनों बराबर के बावजूद भी ये कैसे आ रहा है? तो बच्चों को बोलना कि वो घड़ी देखे हो ना दीवार में जो लगी है, उसका घंटा वाला सुई को देखो, घंटा वाला सुई को तुम देखते रहते हो, देखते रहते हो, देखते रहते हो, वो लगता है एक ही जगह पड़ा हुआ है। मेरे घर में भी घड़ी वैसा ही लगा हुआ है, उसमें वो सेकंड वाली सुई नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि थोड़ी देर देखोगे तो वो रुका ही रहेगा, लोगों को लगेगा घड़ी रुका हुआ है। आर्स हैंड का जो मूवमेंट है, वैसा ही मूवमेंट इस चार्ज का है, सोचो। तो वो स्लोली मूवमेंट बोलेंगे। तुम बहुत देर 1 घंटा तक बैठोगे तब वो इतना सा घूमता हुआ दिखेगा, 15 मिनट बैठोगे तब 1 पॉइंट घूमता है। 15 या कितना 60 होता है ना तुरंत, तो 5 है ना यार, तो 5 को 60 से डिवाइड करो तो कितना हो गया 12। तो वो कितना हो गया यहाँ पे, ये टोटल कितना है 60 मिनट, और 1 से लेके 5, 1 2 3 4 5 रहता है ना बिंदा, तो एक बिंदा कितने में घूमेगा 12 मिनट्स में। सही बोल रहा हूं ना? बताना मुझे कमेंट करके। तो सोचो वो आर्स हैंड एकदम में स्लोली घूमता है, देखते रहते हो घूमता नहीं 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 है, देखते रहते हो घूमता ही 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 नहीं है, देखते रहते हो घूमता नहीं है। अब देखो मेरा नाक दिखने लगा, मैंने नाक को ढक रखा था, पहले ऐसे था लेकिन अब ऐसे हो गया, लेकिन जब मैं घुमा रहा था तो तुम्हें पता तक नहीं चला। वही है स्लोली बेटा, जब दोनों फोर्स बराबर हो तब ये स्लोली आता है। ऐसे केस में काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता है, तब मेरे को तो फोर्स लग रहा है तो मैं तो वर्क डन कर रहा हूं, तब जो वर्क डन करना पड़ा मुझे इसको लाने में, वही इस सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी में चेंज लाता है। यानी कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, यही इस सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी में चेंज ले आता है। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी में चेंज एक्सटर्नल एजेंट के वर्क डन के बराबर होता है। ये डेफिनेशन है। अब ये पोटेंशियल एनर्जी मतलब फाइनल पोटेंशियल मतलब इनिशियल पोटेंशियल, और इनिशियल पोटेंशियल इन्फिनिटिव का रेफरेंस हम 0 मानते हैं, रेफरेंस। तो ये
इनिशियल पोटेंशियल था जो 0 है, इसीलिए फाइनल पोटेंशियल ही पोटेंशियल एनर्जी है। इसीलिए हम लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट होता है जब हम किसी एक चार्ज Q1 को लाते हैं। अच्छा, दूसरा डेफिनेशन क्या है सर? दूसरा डेफिनेशन क्या है? तो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट के बराबर। और वो कितना होता है? वो होता है K Q1 Q2 बाय R। ये होता है। कैसे आया? इंटीग्रेशन से एक रिजल्ट आता है, याद रखेंगे। K Q1 Q2 बाय R, दैट्स इट। इसमें साइन कंसीडर करेंगे। अगर ये निगेटिव चार्ज होता तो निगेटिव लिखते, अगर दोनों निगेटिव होता तो दोनों में निगेटिव निगेटिव लिखते, तो पॉजिटिव ही हो जाता। अगर एक निगेटिव एक पॉजिटिव होता तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होता। तो साइन इसमें कंसीडर करेंगे। साइन ले लो बेटा, साइन ले लो बेटा। अच्छा, तो जब किसी क्यू चार्ज को उठा के लाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी होता है, और यदि इंफिनिटिव से यूनिट कूलम चार्ज को उठा के लाते हैं स्लोली, तो जो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट होता है वो चेंज इन पोटेंशियल होता है। मतलब फाइनल पोटेंशियल मतलब इनिशियल पोटेंशियल होता है, और इनिशियल पोटेंशियल का रेफरेंस इंफिनिटिव का हम लेते हैं 0, ये रेफरेंस होता है। इसीलिए जो पोटेंशियल हम बोलते हैं इस चार्ज के चलते P पॉइंट पे, वो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट के बराबर होता है। ये भी उतना ही है। कितना? वर्क डन है तो बराबर ही होगा K Q1 Q2 1 कूलम चार्ज होता है बाय R। मजा आ गया हो तो आग और दिल बरसा दो। सर प्यार से आपने सिखा दिया कि अगर कोई Q चार्ज है तो इसके चलते वर्क डन ही पोटेंशियल है। Q चार्ज है, इसके चलते R डिस्टेंस पे अगर एक यूनिट कूलम चार्ज को लाने में जो वर्क डन करते हैं वही पोटेंशियल होता है। और अगर वो चार्ज कोई दूसरा चार्ज है Q1 Q2 Q3, तो वो जो वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज लाता है। क्योंकि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस होता है क्या? जल्दी से बता दो, इन्फिनिटी पे 0, इसीलिए वो पोटेंशियल एनर्जी हम बोलते हैं। लेकिन अगर वो ना हो तो हम पोटेंशियल एनर्जी नहीं बोलेंगे, लेकिन ये हमेशा होता है। क्या तुम पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी पूरा समझ गए? 80% चीज खत्म है। अब देखो कितना मजा दिलाता हूं मैं। तो इसका मतलब सर कि अगर मुझे किसी भी सिस्टम को बनाने की बात करें कोई भी, जैसे कि मान लो हमें पोटेंशियल लिखना है, एक चार्ज यहां पे है Q1, एक चार्ज यहां पे है Q2, हमें इस पॉइंट का पोटेंशियल कोई पूछा, ये R1 डिस्टेंस पे है, ये R2 डिस्टेंस पे है, तो पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो पोटेंशियल क्या होगा? यहां पे सिस्टम ऑफ चार्जेस के चलते सिंपल ऐड करेंगे। अगर ये प्लस चार्ज है तो प्लस लेंगे, अगर ये माइनस है तो माइनस लेंगे, तो लिखेंगे माइनस KQ1 बाय R1 प्लस KQ2 बाय R2, यानी कि KQ बाय R पोटेंशियल होता है किसी Q चार्ज के चलते। निकाल लोगे तुम, कोई दिक्कत नहीं है। तो तुरंत से सीखो, तुरंत से सीखो। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 1 2 3 है, 1 2 3 का मतलब क्या हुआ? जल्दी से तुम लोग बता दो। कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग हॉलो है, और ये कंडक्टिंग सॉलिड है, यानी कि यह है हॉलो कंडक्टिंग, यह है हॉलो कंडक्टिंग, यह है सॉलिड कंडक्टिंग। या तीसरा है हॉलो नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सरफेस। तो उन तीनों का क्या मतलब है? एक स्फीयर है जो अंदर से खाली है और उसके सरफेस पे चार्ज है, इसका ये मतलब है ना। अगर मैंने Q चार्ज दिया, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग में जहां चार्ज देते हैं वही रहता है, लेकिन मैंने बोल दिया यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने अभी तुरंत इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर दिया, उसमें अभी तुरंत बताया था। तो इन 1 2 3 के चलते यदि मुझे इस पॉइंट पे अंदर में पोटेंशियल निकालना है, R इज लेसर देन R, इनसाइड पॉइंट इसको बोलते हैं, या यहां पे निकालना है R इज इक्वल टू R ऑन द सरफेस बोलते हैं, या फिर R इज ग्रेटर देन R, इसको आउटसाइड पॉइंट बोलते हैं। तो वही वाला चीज कर दो। अब कितनों को याद है कि कौन वाला चीज सब?
तुम लोग बताओ मुझे कमेंट करके कौन वाला चीज कितनों को याद था? वही वाला चीज मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट पे रखने के लिए हमें एक कूलम चार्ज को लाना पड़ा है। जब एक कूलम चार्ज को उठा के लाना शुरू किया इन्फिनिटिव से, मैं इन्फिनिटिव का पोटेंशियल का रेफरेंस को जीरो लेके और मैंने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को जीरो करके मतलब स्लोली करके लाया, तो मेरे को यहां तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ा वही इस पॉइंट का पोटेंशियल है। तो वर्क डन कितना पड़ा? यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉइंट चार्ज की तरह ही होता है, तो जितना पॉइंट चार्ज में वर्क डन करना पड़ा वही रिजल्ट हो जाएगा। तो पॉइंट चार्ज में कितना वर्क डन करना पड़ा था यहां पे, जल्दी बताओ, के क्यू बाय आर। तो यहां पे कितना वर्क डन करना पड़ेगा सर? के क्यू बाय आर। इससे आसान दुनिया में कभी तुमने सीखा था ये क्या? क्योंकि इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे जो है और जो पॉइंट चार्ज है वही है, तो वर्क डन जितना वो पॉइंट चार्ज के चलते पोटेंशियल निकालने में करना पड़ा था वही यहां भी करना पड़ेगा। तो बाहर वाले पॉइंट पे पोटेंशियल बिल्कुल पॉइंट चार्ज की तरह होता है, वैसे ही सरफेस पे पोटेंशियल बिल्कुल पॉइंट चार्ज के चलते आर डिस्टेंस पे होता है। कितना होता है जल्दी बताओ? के क्यू बाय कैपिटल आर। अरे भाई साहब, अब एक तगड़ा और जबरदस्त चीज सिखा रहा हूं, मजा ना दिला दूं तो बताना। अब सुनना बात को, एक्चुअल में क्या हुआ था, ये पॉजिटिव चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थे पूरा का पूरा, बोलो हाँ है ना, इन्फिनिटी पे टर्मिनेट होता हुआ। ये क्या था जल्दी से बताओ? इन्फिनिटी पे टर्मिनेट करता हुआ क्या है ये, जल्दी से बताओ? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस था। तो डेफिनेशन क्या है पोटेंशियल का कि एक कूलम चार्ज को पॉकेट में रख के टुकडुम लाने में जो वर्क डन करना पड़ा वही पोटेंशियल होता है। तो मैं जब एक कूलम चार्ज को पॉकेट में ला के कर रहा था तो यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ा, मतलब पोटेंशियल हो रहा है, वर्क डन हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है। हाँ, फिर यहां पे आया तो वर्क डन हो रहा है। हाँ, लेकिन जब मैं इस सरफेस के अंदर घुस गया तो क्या वर्क डन हो रहा है? कौन डिसाइड करेगा सर? क्या यहां पे फील्ड है? नहीं। तो यहां पे वर्क डन कितना होगा? जितना वर्क डन सरफेस तक किया तुमने, क्योंकि यहां से यहीं तक वर्क डन है, क्योंकि यहीं तक फील्ड है, तो फील्ड को ही तो धक्का दे रहा था मुझे, तो फील्ड के अगेंस्ट ही तो वर्क करता हुआ यहां तक आया। लेकिन जब मैं अंदर घुस गया कंडक्टर के स्फीयर के अंदर, तो मेरे को कोई धक्का ही नहीं दे पा रहा है। दिस इज कॉल्ड सील्डिंग इफेक्ट। कंडक्टर के अंदर सील्ड हो गया मैं, बाहरी फील्ड का कोई इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं है। तो क्या मुझे वर्क कहां तक करना पड़ा? सरफेस तक। तो मेरा पोटेंशियल कहां तक बन पाया? सरफेस तक। अब मैं कोई वर्क कर रहा हूं नहीं, तो अब अंदर में पोटेंशियल कितना होगा? जितना सरफेस का है। इस पॉइंट का पोटेंशियल जितना सरफेस का है, सेंटर का पोटेंशियल जितना सरफेस का है, इस पॉइंट का पोटेंशियल जितना सरफेस का है। क्यों? क्योंकि अंदर में कोई वर्क करना नहीं पड़ रहा है। इस पॉइंट का पोटेंशियल सरफेस का, इस पॉइंट का 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 सरफेस का, नाचते जाओ पूरा स्फीयर के अंदर, कोई भी वर्क डन कर ही नहीं रहे हो, क्योंकि 1 2 3 कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग के अंदर कोई फील्ड ही नहीं था, इसीलिए कोई वर्क डन ही नहीं था, और वर्क डन ही नहीं था तो कोई पोटेंशियल में चेंज नहीं कर पाया। तो वर्क डन सिर्फ सरफेस तक हुआ है, इसीलिए अंदर के किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल सरफेस का ही होता है, क्योंकि वर्क डन ही यहीं तक होता है। इसीलिए तुम रट्टा मारते थे कि कंडक्टर जो होता है या नॉन कंडक्टर जो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके अंदर किसी भी पॉइंट का जो पोटेंशियल है इनसाइड पॉइंट पे, वो सरफेस के बराबर होता है। और सरफेस का पोटेंशियल कितना है? के क्यू बाय आर के बराबर। क्या जबरदस्त मजा तुम्हें आया? तो इसका ग्राफ बना लो। तो हमने ये सीखा सर कि अगर एक क्यू चार्ज दिया है यहां पे, तो अंदर में इस बार पोटेंशियल होता है, कितना होता है? अंदर के किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल उतना ही होता है, चाहे वो सेंटर का ले लो या फिर अंदर के किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल ले लो, वो सरफेस के पोटेंशियल के बराबर होता है के क्यू बाय आर के।
और ये कॉन्सेप्ट कहां से आया? वर्क डन से। तो अंदर में हर एक पॉइंट का पोटेंशियल के क्यू बाय आर होगा, के क्यू बाय आर होगा। बोलो मजा आया? क्यों ऐसा? क्योंकि अंदर में फील्ड नहीं है, इसलिए वर्क डन नहीं है। सरफेस का पोटेंशियल मैंने लिख दिया यहां पे, और बाहर वाले किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो इसके पॉइंट चार्ज के चलते होता है, वो होता है पोटेंशियल किसी आर डिस्टेंस पे कितना? के क्यू बाय आर। मजा आ गया तो जरूर कमेंट करके बताना अभी के अभी। तो पोटेंशियल वर्सेस आर का ग्राफ अगर निकालोगे तो आर जब सरफेस के बराबर हो जाए तब तक पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। देखो, क्योंकि अंदर में हर एक पॉइंट का पोटेंशियल यही होता है के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर कैपिटल आर कितना? के क्यू बाय आर। और जब बाहर जाते हैं तो 1/r मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व होता है ऐसा। तो यही कर्व इधर भी रिपीट होता है ऐसा। आया मजा आप तुम लोगों को? यदि पॉजिटिव चार्ज है, अगर निगेटिव चार्ज होता तो ऐसा और ऐसा, ऐसा और ऐसा। तो ध्यान रखना कौन सा कर्व पूछ रहा है। जनरली यही स्टैंडर्ड कर्व है पोटेंशियल वर्सेस आर का। तो मैंने तुम्हें क्या क्या बता दिया? एक पॉइंट चार्ज के चलते पोटेंशियल के क्यू बाय आर होता है। अगर दो चार्ज है तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए सारे के सारे चार्जेस को इन्फिनिटी पे रख देंगे, फिर एक एक करके लाएंगे। तो पहली बार में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा, दूसरी बार में कितना वर्क डन करना पड़ा? जो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी में चेंज लाया। कितना वर्क डन करना पड़ा? के Q1 Q2 बाय आर के बराबर का वर्क डन करना पड़ता है। तो इसके बीच में के Q1 Q2 बाय आर के बराबर का वर्क डन करना पड़ता है। ग्राफ भी समझ लिया। अब अगर इसमें सपोज करो कि मेरे पास ट्रायंगल के ऊपर सिस्टम बनाना है। मेरे पास एक सिस्टम बनाना है, कैसा? ट्रायंगल के ऊपर वाला, ट्रायंगल के ऊपर वाला। यहां पे एक चार्ज है, यहां पे एक चार्ज है, यहां पे एक चार्ज है। ये चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2, ये चार्ज है Q3, और ये डिस्टेंस है मान लो A, ये डिस्टेंस भी है मान लो A, ये डिस्टेंस ही है मान लो A। तो हम क्या करेंगे? इस फोटो को सबसे पहले हम मानेंगे कि यहां पे कोई चार्ज नहीं था। ये सारा चार्ज कहां पे था? इन्फिनिटी पे, Q1 Q2 Q3। इसमें से कोई भी चार्ज को उठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहले चार्ज को उठा के पॉकेट में रखा, मैं आ रहा हूं, तो हम मानेंगे दुनिया में कोई चार्ज नहीं था। तो एक को उठा के लाया तो वर्क डन कितना करना पड़ा? 0, कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा। उसको उठा के रख दिया मान लो Q1 को। अब दूसरे इसका काम खत्म। अब Q2 को उठा के लाया तो Q2 को उठा के कहां रखना था? यहां। हाँ सर, यहां रखना था। तो अब इनके बीच का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? वो हो जाएगा के Q1 Q2 बाय इन दोनों के बीच का सेपरेशन A। आया बात समझ में? क्योंकि इसके फील्ड के अगेंस्ट वर्क किया तो इन्हीं का एनर्जी आया। लेकिन अब जब तीसरे चार्ज को मैं लाना शुरू किया तो इसको लाने में इसका भी फील्ड है और इसका भी फील्ड है। तो जब ये तीसरा आया Q3 तो इसके चलते भी एनर्जी आया। कितना? के Q1 Q3 बाय A। और इसके चलते भी एनर्जी आया। कितना? के Q2 Q3 बाय A। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज था। जितना चार्ज पहले से होगा उन सबके चलते ये आएगा। तो इस तरीके से तो ढेर सारे होंगे, तुम्हें ट्रायंगल से ज्यादा पूछेगा ही नहीं, टेंशन मत लो। मजा आ गया तुम लोगों को? तो एक फॉर्मूला है, अगर मान लो 4 हो गया तो फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 1/2। ये होता है नंबर ऑफ एक्सप्रेशन। तो n यहां पे कितना था? 3। तो 3 इंटू 3 माइनस 1/2 हो गया 3 इंटू 2/2, 2 खत्म, तो ये हो गया 3। यानी कि इसमें देखो 1 2 3 टर्म्स है। अगर कोई रेक्टेंगल पे चार्ज पे रख देता तो 4 टर्म आता। तो 4 इंटू 4 माइनस 1/2, तो 2 2 जा 4, तो 2 और इंटू 3 6 टर्म आएगा इसमें, 6 टर्म। तो पहले को लाएंगे, इसी को लिख देता हूं 6 टर्म। मान लो ये है Q1, मान लो ये Q2, ये Q3, ये Q4। तो मान लो यही सब है, Q4 इंफिनिटी पे है। तो पहला लाया 0 हुआ, दूसरा लाया तो इन दोनों के चलते हुआ के Q1 Q2 बाय A। तीसरा लाया तो इसके चलते भी हुआ और इसके चलते भी हुआ। तो 2 बार लिखो
के Q1 Q3 बाय ये वाला डिस्टेंस अब लेना पड़ेगा। तो ये a और a, तो ये कितना होगा a√2, और ये के Q2 Q3 बाय a, क्योंकि ये जब लाया था मैं तो इसका और इसका दोनों का फील्ड था तो 2 आएगा। अब जब मैं चौथा लाऊंगा तो इन तीनों का फील्ड है तो 3 बार लिखना पड़ेगा। आया मजा तुम लोगों को? अब तो ये हो जाएगा 3 4 5 6, यही निकाला था अभी तुरंत में। कर लोगे तुम लोग आराम से, कोई दिक्कत आएगा क्या? तो तुम्हें मैंने सिखा दिया कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है सर। यह है वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट के बराबर, जो कि होता है सिस्टम का Q1 Q2 बाय R। और पोटेंशियल क्या है सर? पोटेंशियल जो होता है वर्क डन है बट एक यूनिट कूलम के चक्कर में, तो वह है KQ बाय R। तो यदि मैं बोलूं कि इस पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में कोई संबंध है क्या, तो तुम बोलोगे हाँ। अगर यहां पे Q है और यहां पे मान लो कुछ भी नहीं है, तो पोटेंशियल है P पॉइंट पे KQ बाय R। और अगर यहां पे Q है और यहां पे Q नोट है मान लो R डिस्टेंस पे, तो पोटेंशियल एनर्जी है KQ Q नोट बाय R। यानी कि पोटेंशियल को मैं लिख सकता हूं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज। यस सर, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है पोटेंशियल। और यही तुम्हें मैं हमेशा बताता हूं कि कभी भी अगर बोले कि एक Q चार्ज को V वोल्ट से एक्सेलरेट किया तो उसका एनर्जी होता है Q इंटू पोटेंशियल, इसीलिए होता है। अच्छा, इसका मतलब कि अगर मुझे ये चार्ज है Q1 और यहां पे एक चार्ज हो गया मान लो Q3, तो मैं अगर यहां का पोटेंशियल निकाल दूं इसके चलते, तो कितना होगा KQ1 बाय R। और इस पोटेंशियल को अगर इस चार्ज से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा? हाँ, तो देखो वही मिल भी रहा है, ये पोटेंशियल इंटू चार्ज वही लिखा हुआ है। तो पोटेंशियल KQ1 बाय R इंटू Q3, यही तो लिखते हो KQ1 Q3 बाय R इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो अब जो पढ़ा है इसके ऊपर अब लाइन से क्वेश्चन करते हैं। ये एक कहानी खत्म हुआ। एनसीईआरटी का एक ग्राफ है, ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का आर का ग्राफ है, जिसमें यहां पे खेल है, यहां पे अंदर में पोटेंशियल है और इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है, और यहां पे ऊपर में पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है। ये कैसे हुआ नहीं हुआ इतना अब याद मत रखो, ये देखना शायद डायरेक्ट ये ग्राफ आ सकता है इसलिए लिख दिया। एक्सप्लेनेशन में टाइम लगेगा, वो अब समय नहीं बचा हुआ है। अब देखो एक क्वेश्चन बोल रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, एकदम शांत होके देखो, मैं बिल्कुल जो बोला हूं ना 5 5:30 तब तक मैं तीनों लेक्चर अब ऑप्टिक्स का और कैपेसिटेंस का, कैपेसिटेंस सबसे लास्ट में दूंगा, ऑप्टिक्स अब आएगा अगला लेक्चर बेटा, तुरंत से आएगा 45 मिनट से 1 आवर में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन फ्री स्पेस इज ड्यू टू चार्ज Q कूलम इज दिस, यानी कि Q कूलम के चलते किसी x डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल है वो कितना होगा KQ बाय x। वो किसके बराबर है? Q इंटू 10 का पावर 11, Q इंटू 10 का पावर 11। तो ये पूछा क्या, बताओ मुझे, ये क्या पूछा? बोला है बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? KQ बाय x स्क्वायर। तो भैया इस x का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x इधर जाएगा तो KQ बाय Q इंटू 10 का पावर 11, Q खत्म, तो हो जाएगा K बाय 10 का पावर 11। ये x का वैल्यू निकल गया। हाँ, तो इसमें x का वैल्यू पटक दो, तो KQ तो पहले से था और x का वैल्यू K बाय 10 का पावर 11 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा KQ बाय K स्क्वायर, और ये ऊपर चला जाएगा 10 का पावर 22। तो एक K से तो एक K खत्म हो जाएगा देखो, और ये K का वैल्यू क्या हो जाएगा जल्दी से लिखो, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो वो ऊपर चला जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर गया, 10 का पावर 22 हो गया। तो आंसर क्या हुआ वो देखो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 10 का पावर 22। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर, और पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट। तो क्या ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे? कहीं पोटेंशियल दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ दिया तो कर दोगे पक्का। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, ध्यान से पढ़ते हुए चलो, मजा दिलाऊंगा, पढ़ो। बोल रहा है एज पर द डायग्राम पॉइंट प्लस Q1
इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, यहां पे लिख लो प्लस Q1 प्लस Q, सॉरी वर्क डन पूछा है, तो वर्क डन पूछे या पोटेंशियल एनर्जी पूछे या पोटेंशियल पूछे, सब एक ही चीज है। हाँ सर, मजा दिलाया मैंने तुम्हें, सब एक ही चीज है। लेकिन जब पोटेंशियल पूछता है तो दूसरा चार्ज 1 कूलम का होता है, यदि पोटेंशियल एनर्जी पूछता है तो दूसरा चार्ज जो बोलता है Q1 Q2 वो होता है। अच्छा, तो क्या बोल रहा है, वर्क डन इन टेकिंग अनदर पॉइंट चार्ज माइनस Q फ्रॉम पॉइंट A टू अनदर पॉइंट B, A से लेके B तक ले गया, तो पूछ रहा है एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन क्या होगा, क्योंकि वर्क डन जो होता है एक्सटर्नल एजेंट का वो क्या होता है, अभी क्या पढ़ाया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो चेंज मतलब क्या, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल यहां पे ए पे कौन सा चार्ज लाया, माइनस Q था, कब, इनिशियली, और फाइनली कहां पे लाया माइनस Q को, यहां पे। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, कौन सा ये ट्रायंगल है बताओ मुझे। तो इसने बताया कि कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज 0, A, तो ये x का वैल्यू 0 है, ये दूरी a है, और कोऑर्डिनेट ऑफ b इज A,0, तो ये दूरी a है, और y 0 है, तो छोड़ दो। तो यहां का पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल होगा K Q1 Q2, ये माइनस लिखना, बाय R, तो ये जगह माइनस KQ बाय A, ये हो गया इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, अभी तुरंत सिखाया था। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ये भी वही हो जाएगा, क्योंकि दूरी भी सेम है, चार्ज भी सेम है, तो KQ बाय A। अब अगर दो चीज बराबर हो और दोनों को घटाओ तो कितना आएगा, 0, यानी कि एक्सटर्नल एजेंट को कोई भी वर्क नहीं करना पड़ा इस चार्ज को उठा के यहां तक लाने में। अच्छा, इस चैप्टर में एक और चीज है जो मैंने बोला नहीं है, वो क्या है सर, वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इससे क्वेश्चन आता है। तो ये सारा चीज मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, ये सारा चीज मैंने तुम्हें पढ़ाया। अब 1, 2 और एक क्वेश्चन कराने के बाद 3 चीज पढ़ूंगा, तो 10 मिनट और लूंगा बस, आ जाओ जल्दी से, 10 मिनट एकदम। एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है जिसके आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, लेकिन उससे पहले एक और क्वेश्चन तुम्हारे लिए, देखो ध्यान से, जैसे कि ये क्वेश्चन पढ़ो, बोला 3 चार्जेस इच प्लस Q आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ आइसोसेलेस, आइसोसेलेस का मतलब होता है दो साइड बराबर, तो Q Q Q आइसोसेलेस ट्रायंगल है। बोल रहा है साइड BC एंड AC इज 2A, BC कौन सा है, ये है, ये कितना है 2A, और AC कौन सा है, ये है, ये कितना है 2A। फिर क्या बोल रहा है, D एंड E इज द मिड पॉइंट, तो D मिड पॉइंट है तो ये हो जाएगा A, और E मिड पॉइंट है तो ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा A, तो D और E मिड पॉइंट है। बोल रहा है द वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज Q, अब Q चार्ज को उठा के ला रहा है कहां से, D से E तक। तो अभी सिखाया वर्क डन जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो जब चार्ज यहां है तो इसके चलते एक पोटेंशियल होगा, इसके चलते एक पोटेंशियल एनर्जी होगा, और इसके चलते एक पोटेंशियल एनर्जी होगा। और जब चार्ज यहां है तो इसके चलते एक पोटेंशियल एनर्जी होगा, इसके चलते एक पोटेंशियल एनर्जी होगा, और इसके चलते एक पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो देखो, इसके चलते पोटेंशियल एनर्जी K Q Q बाय A, इसके चलते पोटेंशियल एनर्जी K Q Q बाय A, और ये डिस्टेंस नहीं पता है, लेकिन ये डिस्टेंस कितना है, इस A और इस L के कॉम्बिनेशन से बना हुआ डिस्टेंस है। हाँ है ना, हाँ। अब फिर से देखना, जब यहां पे चार्ज है तो इसके चलते पोटेंशियल है A वाले के लिए, इसके चलते पोटेंशियल है A वाले के लिए, और इसके चलते जो पोटेंशियल है, ये डिस्टेंस फिर से नहीं पता, लेकिन ये डिस्टेंस इसी की तरह ये A और L, तो इसी के लिए ये A और इस L से बना हुआ है, अभी नहीं पता ये 90 डिग्री है क्या है, यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है।
तो यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी है इसके इसके और इसके चलते, और यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी है इसके इसके और इसके चलते दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर है तो फिर से वर्क डन कितना है, 0। क्या ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा वर्क डन निकालना या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकालना या फिर पोटेंशियल निकालना, क्या तुम फोड़ दोगे? तो जरूर कमेंट करना। अब एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन करा रहा हूं, ध्यान से देखना, मजा दिलाते हुए बेटा। बहुत मेहनत कर रहा हूं मैं तुम्हारे लिए, सही बता रहा हूं बेटा, बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा हूं। दो चीज पढ़ाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये ग्राफ आएगा एग्जाम में, देखो बोल रहा है द गिवन ग्राफ शोन द वेरिएशन, किसका वेरिएशन है? यहां पे ये चीज कांस्टेंट था, तो बताओ क्या होता है, ये पोटेंशियल का ग्राफ है। तो देखो बोल रहा है पोटेंशियल ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, पोटेंशियल ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। जब इतना ही बोलता है यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, इसका मतलब हो जाता है कि वॉल्यूम में चार्ज है, नॉन कंडक्टिंग है। जब भी बोला यूनिफॉर्मली तो मतलब नॉन कंडक्टिंग, यूनिफॉर्मली बोलने का मतलब ही है नॉन कंडक्टिंग है, अदरवाइज बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। कंडक्टर में जो भी चार्ज देते हैं वो पूरा सरफेस पे आ जाता है। एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इतना खतरनाक पढ़ाता हूं ना, खतरनाक लेवल पे पढ़ाता हूं मैं, मतलब सब टॉपिक ही। मैकेनिक्स तुमने मुझसे पढ़ा ही नहीं, मैकेनिक्स में तो मैं वो फील करवाता हूं कि आंखों के सामने सारा चीज हो रहा होता है, लेकिन यार 3 दिन में जो अपन ने किया है ना वो रियली में काबिले तारीफ है, और वो तुमने किया है, तुम्हारी वो एनर्जी थी जिसने मुझसे ये करवा लिया। अदरवाइज मैं 3-4 दिन से 2 घंटा तक नहीं सो पा रहा हूं, और इतना कंटेंट अपने दे दिया है, तो साल में क्या कमाल कर सकते हैं सोचो, समझ रहे हो कि नहीं? और 180, इसीलिए मैं हमेशा अपने क्लासरूम टीचिंग में बोलता हूं कि 180 की गारंटी देता है आदित्य आनंद। और इस बार भी जो पिछले साल मैंने पढ़ाया है पूरा साल, मैं ये दिखा दूंगा कि 180 मार्क्स का फिजिक्स मैंने पढ़ाया था, और सारे क्वेश्चन मेरे क्लास नोट से आए हुए थे। ये मैं वीडियो बना के दिखा दूंगा, और ये 3 दिन में जो मैं पढ़ा रहा हूं ना उससे 100 मार्क्स आएगा, ये भी दिखा दूंगा, देख लेना। और इंडिया का सबसे फास्टेस्ट सॉल्यूशन अपन फिजिक्स का निकालेंगे यूट्यूब के ऊपर तुम्हारे एग्जाम के जस्ट बाद का। बस तुम लोग एनर्जी दिखाओ, देखो कितना मजा दिलाते हैं। तो ये नहीं होगा, इसका मतलब होता है सॉलिड स्फीयर, याद रखना। अगर शेल बोले तो खाली है, तो ये पोटेंशियल ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल का ग्राफ है, तो आंसर ये हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो अंदर में 0 होता है, अगर ये क्या है कंडक्टर, और बाकी यूनिफॉर्म चार्ज सेल का क्या होगा सर, सेल है तो अंदर में 0 होगा, लेकिन इसका कांस्टेंट होता है, ऐसा होता है ग्राफ इसका, ऐसा। तो ये नहीं बताया है अभी मैंने, ये नहीं है एनसीईआरटी में, नहीं आएगा, तुम्हारा समय भी नहीं था, नहीं आएगा ये। तो ये बताया कि शेल मतलब खाली वाला चीज अंदर में, तो ये देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे। एक और चीज पढ़ते हैं, देखो अब एक बढ़िया भयानक चीज पढ़ा देता हूं जिससे पक्का क्वेश्चन आएगा, सीखो। बोल रहा है इन एन ड्रॉप्स, छोटे छोटे एन ड्रॉप्स हैं, ठीक है, एन ड्रॉप्स, इच चार्ज टू अ पोटेंशियल V। तो मान लेते हैं कि हर एक ड्रॉप का रेडियस R है और चार्ज Q है, तो पोटेंशियल क्या होगा, अभी बताया KQ/R। यही चीज मैंने यूज किया था पिछले वाले चैप्टर में, कि अगर किसी के ऊपर चार्ज Q है, रेडियस R है, तो पोटेंशियल होगा KQ/R। बोल रहा है n चार्जेस मिल गया, कोलेसेस टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप, बड़ा रेडियस बना दिया R। बोल रहा है द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप, इसका पोटेंशियल क्या होगा। तो मान लेते हैं इसके ऊपर चार्ज Q हो गया, इसका पोटेंशियल क्या होगा, KQ/R। इस Q का वैल्यू क्या होगा, चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल से एक के ऊपर चार्ज कितना माना है तुमने, स्मॉल q, तो n नंबर ऑफ चार्ज कितना होगा, Q कितने टाइम्स होगा, NQ, तो ये क्या होगा, KNQ/R। अब क्वेश्चन है कि ये R कैसे निकलेगा। तो यहां पे वॉल्यूम कंजर्व्ड होता है, तो एक का वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। ऐसे ऐसे कितने छोटे छोटे हैं, n टर्म्स। ये बताऊंगा अभी मैं, फ्लूइड का एक क्वेश्चन, या तो यहां या तो फ्लूइड में पक्का आएगा ये क्वेश्चन, अभी बताऊंगा मैं, 10-10 मिनट में पढ़ाऊंगा मैकेनिक्स। तो वॉल्यूम कंजर्वेशन,
यहां पे वॉल्यूम कितना हो गया 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो ये तरीका है कैपिटल आर का निकालने का स्मॉल आर के टर्म में। तो 4/3 पाई 4/3 खत्म। तो कैपिटल आर जो होता है वो आर क्यूब इंटू एन, और क्यूब उड़ता है तो पावर 1/3 हो जाता है। तो ये 1/3 इस पे भी है, इस पे भी है, इस पे गया तो ये 3 खत्म हो जाता है, तो बचता है आर, और ये बचता है एन का पावर 1/3। तो आर का वैल्यू कितना हो गया जल्दी बताओ, आर स्मॉल आर इंटू एन का पावर 1/3। तो रखो यहां पे आर का वैल्यू ये वाला क्या, स्मॉल आर इंटू एन का पावर 1/3। तो ये क्या हुआ के क्यू बाय आर, यहां पे है एन का पावर 1, और ये ऊपर गया तो -1/3 हो गया। इसका एलसीएम लो, 3 और 1 का एलसीएम हुआ 3, तो 3 - 1 कितना हुआ 2/3। तो क्या होगा एन का पावर 2/3 के क्यू बाय आर। ये के क्यू बाय आर किसके बराबर था, पहले वाले का जो पोटेंशियल है वो। तो ये जो बड़ा वाला पोटेंशियल है, नया वाला पोटेंशियल है, वो n का पावर 2/3 इंटू छोटे वाले पोटेंशियल के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से एकदम कर लो कि एक बार हमने चार्ज कंजर्वेशन लगाया, दूसरी बार हमने वॉल्यूम कंजर्व करके रेडियस निकाला, और फिर मैंने नया वाला पोटेंशियल निकाला है n का पावर 2/3 इंटू वी। याद रखेंगे ये रिजल्ट को, n का पावर 2/3 इंटू वी। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन अभी थोड़े दिन पहले आया था, ये पढ़ो। बोल रहा है 1000 स्मॉल ड्रॉपलेट्स, तो n का वैल्यू 1000 हो गया। वाटर इच ऑफ रेडियस r एंड चार्ज q मेक अ बिग ड्रॉप स्फेरिकल शेप। वैसा ही है क्वेश्चन, द पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप इज हाउ मेनी टाइम्स द पोटेंशियल ऑफ वन स्मॉलर ड्रॉपलेट। तो पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप इज n का पावर 2/3 टाइम्स पोटेंशियल ऑफ द स्मॉलर। बोलो यही बताया अभी, n कितना है 1000, 1000 का पावर 2/3 इंटू एक का पोटेंशियल कितना होगा बताओ मुझे, अरे बताओ मुझे, बताओ मुझे। तो एक का छोटे का पोटेंशियल v मान लो, स्मॉलर पोटेंशियल। तो ये क्या होगा 10 का पावर 3 होता है 1000 इंटू 2/3, तो 3 और 3 खत्म, तो 10 का पावर 2 मतलब 100 टाइम्स द पोटेंशियल ऑफ द स्मॉलर ड्रॉप। तो बोला हाउ मेनी टाइम्स, तो कितना हो गया 100 टाइम्स। तो आंसर क्या हो गया 100। एक और क्वेश्चन देखो, बोल रहा है 27 ड्रॉप ऑफ सेम साइज चार्ज एट 220 वोल्ट, वोल्टेज का वैल्यू 220 वोल्ट है। बोल रहा है दे आर कंबाइंड टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप। तो पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप इज n का पावर 2/3 इंटू पोटेंशियल ऑफ स्मॉलर ड्रॉप। n का वैल्यू 27 है, तो 27 को 3 का पावर 3 लिख देता हूं मैं, बाय 2/3, और स्मॉलर का पोटेंशियल कितना है, स्फीयर नहीं है स्मॉलर है, ये स्मॉलर वाले का है, तो 220, तो 220 से मल्टीप्लाई करो, तो ये 3 खत्म, तो 3 3 जा 9 इंटू 220, आंसर कितना हुआ 9, 9 इंटू 0 0, 9 दूना 18 का 8 बचा 1, 9 दूना 18 और 1 19, 1980 वोल्ट हो गया। ये रहा आंसर। क्या ये क्वेश्चन भी कर दोगे? अब दो चीज पढ़ाऊंगा जल्दी से, उन दोनों से क्वेश्चन आ सकता है। क्या पढ़ाओगे सर? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो ये क्या होता है, ई जो होता है वो होता है माइनस ऑफ डीवी बाई डी एक्स आई कैप। ये क्या लिख दिया सर? ये डिफरेंशिएशन ही है, लेकिन एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है। इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं, ज्यादा लोड मत लो, डिफरेंशिएशन ही है ये। माइनस डेल वी बाय डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी बाय डेल जेड के कैप, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो ये डेल पार्शियल डेरिवेटिव होता है, तो डिफरेंशिएशन करके आई लिख देंगे सर, हाँ, लेकिन x ही वेरिएबल होगा। अगर उसमें y या z होगा तो उसे कांस्टेंट मानेंगे, इसका ये मतलब होता है। यानी कि सिर्फ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे i के लिए, सिर्फ y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे j के लिए, सिर्फ z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे k के लिए। तो यदि एक क्वेश्चन नीट का मैं तुम्हें दे दूं तो मजा तो तगड़ा ले लोगे ना तुम? हाँ सर, मजा तो लिए बिना हम छोड़ेंगे नहीं। तो जल्दी से मैंने तुम्हारे लिए क्वेश्चन लिया था, जल्दी मिल बे, इतना समय लगाएगा मिलने में अभी बच्चा लोगों को। जैसे कि मान लो
कि मैंने तुम्हें ये क्वेश्चन पूछा, देखो बोल रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ x, V इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 9, V इज इक्वल टू दिस। क्या पूछ रहा है? सिर्फ इसमें x ही है, देखो बस y z है ही नहीं। तो अब हमें पूछा द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताया? माइनस ऑफ, अगर सिर्फ x है तो dv बाई dx लिख देना तुम। आया बचा? यस सर। तो हम माइनस हो गया, अगर सिर्फ एक x हो तो ऐसा लिख देते हैं d, अगर x y z अलग अलग होता तो डेल लिखते, क्योंकि x y z में करना पड़ता। तो इसको डिफरेंशिएट मारे क्या? हाँ, तो 5 2 जा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x, तो 5 2 जा 10x हो गया सर, ये माइनस 10 हो गया सर। ये कहां से कहां तक है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इज इक्वल टू 1, तो इसमें x का वैल्यू 1 रखो, तो हो गया माइनस 10 इंटू 1 माइनस 10, तो 10 में से 10 गया तो हो गया 0, तो आंसर हो गया 0 वोल्ट पर मीटर, यानी कि x इज इक्वल टू 1 मीटर पे इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं था, तो आंसर हो गया 0। एक और क्वेश्चन करो, ये नीट में पूछा है, इसमें x भी है, y भी है, z भी है, तो इस बार करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या? माइनस ऑफ डेल v बाई डेल एक्स आई कैप, माइनस ऑफ डेल v बाई डेल वाई जे कैप, माइनस ऑफ डेल v बाई डेल z के कैप, ये करना पड़ेगा सर। तो अलग अलग देखो कैसे मैं डिफरेंशिएट करता हूं, इसमें गलती करता है बच्चा। तो पहले डेल v बाई डेल एक्स निकाल देता हूं, बाद में यहां पे रख दूंगा इन सबका वैल्यू। तो जब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये कांस्टेंट मानेंगे, y बाहर कांस्टेंट, फिर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा माइनस 2x आई कैप। ये देखो, ये हो गया डेल v बाई डेल एक्स। एक का ही किया अभी, बाकी को भी करना होता है, सबको करना होगा x के रिस्पेक्ट में, सबको करना होगा y के रिस्पेक्ट में, सबको करना होगा z के रिस्पेक्ट में। तो एक बार इसको किया डिफरेंशिएशन, तो ये हो गया 2x और ये हो गया y। इसको किया तो ये z क्यूब हो गया बाहर, और फिर से ये x है, तो डेल x बाई डेल एक्स 1 होता है, तो इंटू 1, ये भी आई कैप ही लिखोगे। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो मत लिखो। तो फाइनली क्या हुआ देखो, माइनस 2xy माइनस जेड क्यूब, अब माइनस कॉमन ले लूंगा तो यहां माइनस डेल एक्स हो जाएगा, तो माइनस ओवरऑल में लगा देता हूं मैं, तो माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस बाहर में था। और इसके आगे क्या लिख दूंगा मैं? आई कैप। ऐसा कहां पे है पहले चेक कर लो, 2xy प्लस जेड क्यूब आई कैप है कहीं? 2xy प्लस जेड क्यूब आई कैप, यहां पे 2xy और है ही नहीं तो ये नहीं होगा, यहां पे 2xy है ही नहीं, ये नहीं होगा, 2xy प्लस जेड क्यू नहीं होगा तो ये नहीं होगा, तो आंसर यही होगा। मैंने एक ही निकाला है अभी, जे और के तुम निकालना घर में, यानी कि डेल वी बाई डेल वाई निकालना है इसी की तरफ। चलो एक और निकाल देता हूं, चलो निकाल के देखते हैं। माइनस हमेशा बाद में रखता हूं मैं, ताकि तुम हड़बड़ाओ मत, पहले डेल वी बाई डेल वाई निकालो। तो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो इस बार एक्स स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा और डेल वाई बाई डेल वाई 1 हो जाएगा। फिर इसमें y है ही नहीं तो ये सारे कांस्टेंट हो जाएंगे। तो जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो अगर वो नहीं है तो सब कांस्टेंट ट्रीट होता है, यही यहां पे होता है। तो ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ये भी 0, तो बचा यही। और अब माइनस इसके आगे लिख दिया तो इसके आगे भी लिख दिया, यानी कि एक्स स्क्वायर जे कैप हो जाएगा। देखो इसमें एक्स स्क्वायर जे कैप है, तो ये घर में कर लेना तुम लोग। ये दूसरा चीज भी सिखा दिया। अब एक लास्ट चीज पढ़ा रहा हूं, डाइपोल इन पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। तो डाइपोल अभी सिखाया, माइनस क्यू और प्लस क्यू होता है डाइपोल। तो यहां से इक्वेटोरियल में ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होता है, तो यहां पे अगर पोटेंशियल निकालोगे तो होगा माइनस के क्यूब है, ये वाला जेड अगर डिस्टेंस है जेड, और ये प्लस चार्ज होता है तो इसके लिए प्लस के क्यूब बाय जेड। तो माइनस प्लस खत्म होके इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल डाइपोल का 0 होता है। एक्सियल पॉइंट पे क्या होता है सर? एक्सियल पॉइंट पे यदि ये दूरी इस दूरी के से बहुत ज्यादा हो तो यहां पे जो पोटेंशियल होता है इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, क्योंकि पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी स्केलर है,
ऐड कर रहे हैं मैथमेटिकली, बस डायरेक्शन नहीं होता पोटेंशियल एनर्जी का। तो क्या होगा पोटेंशियल यहां पे, इन डायपोल के चलते पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। पहली बार जीवन में तुम्हें पोटेंशियल आर स्क्वायर के टर्म में मिलता है। तो यहां पे पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। आया बात समझ में। और यहां पे जीरो कैसे निकाले हो सर आप, ये कैसे किया सर आपने ये वाला चीज। तो ये वाला चीज निकालने के लिए थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है मेरे प्यारे दोस्त, समझ आया। क्या करना पड़ता है, कैलकुलेशन करना पड़ता है, लेकिन वो सब अभी समय नहीं है, मत रख लो, यही सब चीज समझ लेना। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है इंपॉर्टेंट सर, यदि इस डायपोल को मैं रखा कहां पे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इसके ऊपर एक टॉर्क लगता है, और इस टॉर्क के चलते यदि मैं डायपोल को थोड़ा सा रोटेट करूं यहां पे, तो एक इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी आता है डायपोल में, और वो पोटेंशियल एनर्जी डायपोल का इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो होता है माइनस पी डॉट ई। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल क्या होता है, माइनस पी डॉट ई। इसका मतलब डायपोल को रोटेट करने में जो एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ता है वही ये है। हाँ, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का एग्जिस्टेंस ही एक्सटर्नल एजेंट के वर्क से है, डेफिनेशन चेंज नहीं होगा। यही तो सिखाया अभी, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज सिर्फ होता है एक्सटर्नल एजेंट के वर्क के चलते। और यहां पे एक रेफरेंस लेते हैं, कौन चीज, 90 डिग्री के एंगल पे एनर्जी का रेफरेंस जीरो होता है, ये रेफरेंस लेते हैं। तो डायपोल के पोटेंशियल एनर्जी में सर क्या याद रखना है कि डायपोल का पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस ऑफ पी डॉट ई, जहां पे डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है थीटा, तो ये डॉट प्रोडक्ट है, इसीलिए ये पीई कॉस थीटा लिखा हुआ है। मस्त वाला मजा आ गया, तो जल्दी से आग और दिल बरसा दो। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगा, जब थीटा 0 डिग्री होगा, क्योंकि माइनस पीई कॉस थीटा है, कॉस 0 होता है 1, तो वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होता है। इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, जब लोगों का पोटेंशियल कम हो। 180 डिग्री पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होता है, जब डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 180 डिग्री हो जाए। तो 180 जो होता है वो -1 होता है, और माइनस माइनस हो गया प्लस, तो पोटेंशियल एनर्जी होता है प्लस पीई। अब इसके ऊपर क्वेश्चन दिखाऊंगा। यह अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाता होता है जब बहुत ज्यादा हो पोटेंशियल एनर्जी, और जब 90 डिग्री होता है तब पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है। लेकिन उस टाइम में टॉर्क अभी सिखाया था P क्रॉस E, उसमें साइन थीटा होता है, PE साइन थीटा, तो टॉर्क इस टाइम पे होता है PE, लेकिन इन दोनों के समय में टॉर्क 0 1 स्थिति में होता है 0। अब एक क्वेश्चन देखना, एक लाइन याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर तुम जाओगे तो पोटेंशियल डिक्रीज करता है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। In the direction of electric field, potential decreases. In the direction of electric field, potential decreases. यानी कि ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C। पूछेगा कहां का पोटेंशियल ज्यादा है, तो A का पोटेंशियल ज्यादा होगा, B का पोटेंशियल इससे कम होगा, C का सबसे कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में जा रहे हैं तो A का पोटेंशियल जो है वो सबसे ज्यादा है, फिर B का है, फिर C का है। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखना, कभी A यहां लिखता है तो B यहां लिख देता है, तो उल्टा सीधा भी कर सकता है, ये भी ध्यान रखना तुम लोग थोड़ा सा, कि कभी कभी ये उल्टा सीधा भी हो सकता है। तो C का पोटेंशियल, तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। अब एक क्वेश्चन करेंगे, 2 मिनट और सेशन चलेगा बस। ओके, बहुत बढ़िया, यहां पे चलिए देखिए, जल्दी से देखिए। तो एक क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं यहां पे। कहां पे गया भैया, तुम तो थे, कहां चले गए, बच्चों को परेशान कर रहे हो क्या। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बोल रहा है इलेक्ट्रिक डायपोल हैज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज q एंड इट्स डायपोल मोमेंट इज p, इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड if the dipole moment is along the direction of the field, यानी कि डायपोल मोमेंट इधर
और फील्ड इधर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री। तो बोल रहा है द फोर्स ऑन इट, तो फोर्स यहां पे हो जाएगा निगेटिव चार्ज, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, तो फोर्स इधर लगेगा F बराबर QE और इधर लगेगा F। तो सेम लाइन में हो या कहीं पे भी हो, नेट फोर्स हमेशा 0 होगा यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो फोर्स 0 हो गया, फोर्स 0 बस एक ही में है, तो यही आंसर हो जाएगा। वैसे और भी चीज देख लो, बोल रहा है एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस ऑफ P डॉट E, तो ये होता है कितना माइनस ऑफ पी कॉस थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू हो गया कॉस 0, कॉस 0 हो गया 1, यानी कि माइनस पी, तो ये क्या होता है अभी तुरंत बताया मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है। कर लोगे ऐसा क्वेश्चन आएगा तो। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें पढ़ाने के मूड में हूं, मुझे क्वेश्चन लग रहा है कि ये आ जाएगा तो तुम गलत कर दोगे, तो वो क्वेश्चन कहां पे है। जैसे कि ऐसा क्वेश्चन भी आता है, देखो कहीं कहीं लाइन बहुत डेंसर है, जहां पे डेंसर लाइन है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो देखो इससे पूछ रहा था मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम, तो इस पॉइंट पे होगा, बी पे होगा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पे ये इक्वी पोटेंशियल लाइन है, मतलब इसका भी पोटेंशियल 50 50 50 50 50 है, ऐसे लाइन जिसका पोटेंशियल सेम हो उसको बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल। तो एक कॉन्सेप्ट है कि अभी बताता हूं, रुको अभी ये क्वेश्चन बताता हूं, लेकिन पहले मुझे जो देख रहा हूं उसको देखने दो, हड़बड़ की कोई बात नहीं, यहां मिल गया, ये पढ़ो। बोल रहा है डाइपोल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इधर ये माइनस है और ये प्लस है, तो इसका डाइपोल मोमेंट इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, दोनों के बीच का एंगल कितना है बताओ 180 डिग्री। जब 180 डिग्री है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा बताओ, माइनस ऑफ पी डॉट ई, तो अभी पढ़ाया माइनस ऑफ पीई कॉस 180, कॉस 180 होता है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया प्लस पीई। अब पढ़ो ऑप्शन को, बोल रहा है टुवर्ड्स द लेफ्ट, बोल रहा है अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन, इन विच डायरेक्शन विल इट मूव। तो कोई भी चीज को जब छोड़ोगे तो वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। तो मैंने अभी क्या सिखाया है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, तो ये किधर जाएगा, क्वेश्चन ये है इन विच डायरेक्शन विल इट मूव, तो जिधर पोटेंशियल एनर्जी कम होगा, जिधर पोटेंशियल कम होगा। तो अब इसको पढ़ो, बोल रहा है टुवर्ड्स द लेफ्ट एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीजेस, तो जिधर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा उधर ये क्यों जाएगा, नहीं जाएगा, तो किधर जाएगा ये राइट जाएगा, जिससे कि जैसे जैसे इधर जाओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड कमे और इसका पोटेंशियल एनर्जी जो हो क्या हो कम हो, जिससे वो स्टेबल हो। तो कोई भी चीज इस दुनिया में अपने पोटेंशियल एनर्जी को कम करना चाहता है, टुवर्ड्स द राइट एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज, एकदम सही लाइन है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, तो ई डिक्रीज कर रहा है उधर की तरफ, तो पोटेंशियल एनर्जी भी घटना शुरू हो जाएगा, इसीलिए आंसर बी होगा। अच्छा क्वेश्चन लगा, मजा आया, बहुत बढ़िया। अब लास्ट टॉपिक कवर कर रहा हूं 2 more minutes, क्या सर, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है एक सरफेस, जैसे कि मान लो स्फीयर है, मान लो एक चार्ज क्यू है, तो यहां पे पोटेंशियल क्या होगा के क्यू बार, यहां पे के क्यू बार, यहां पे के क्यू बार, यहां पे के क्यू बार, यानी कि कंडक्टर का जो सरफेस है वो इक्वी पोटेंशियल होता है, सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज इक्वी पोटेंशियल इन नेचर। तो ऐसे ये भी एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, हाँ ये भी एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, हाँ, लेकिन जैसे जैसे दूर जाते हैं ये दूरी बढ़ती जाती है। तो ये सब क्या बना रहा हूं, एक पॉइंट चार्ज के चलते इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस बना रहा हूं। तो इस पूरे पॉइंट चार्जेस में ए और बी पॉइंट है मान लो, तो जो पोटेंशियल इसका है वही पोटेंशियल इसका है। तो अगर किसी क्यू चार्ज को उठा के मैं यहां से यहां लाया तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ा, तो यहां का पोटेंशियल एनर्जी कितना है Q इंटू वी, यहां पर आया तो Q इंटू वी, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है
जीरो। तो वर्क डन कितना हो गया जल्दी बताओ, जीरो। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे यदि चार्ज को घुमाते रहोगे तो कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, ये मैंने लिखा है यहां पे, देख लो, पढ़ो इसको, पढ़ो इसको, पढ़ो इसको। कहां पे लिखा है मैंने, जल्दी बताओ, ये रहा, देखो। इफ अ चार्ज मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ओवर द इक्विपोटेंशियल सरफेस, द वर्क डन विल बी जीरो। ठीक। अब एक और चीज सिखाता हूं जिससे क्वेश्चन आ सकता है, वो देखो। अब पॉइंट चार्ज है तो इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, ऐसा, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। अगर ये स्फीयर है ऐसा और ये रेडियस है तो ये सब जगह 90 डिग्री पे अटैक कर रहा है। देखो, सब जगह 90 डिग्री पे अटैक कर रहा है। ये फोटो में गलत है लेकिन 90 डिग्री पे अटैक मारेगा, ये 90 डिग्री पे अटैक मारेगा, 90 डिग्री पे अटैक मारेगा। देख रहे हो, तो मैंने क्या बताया, जल्दी से देखो, 90 डिग्री पे अटैक मारेगा तो यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑलवेज 90 डिग्री पे होता है। ये क्वेश्चन एक बार नीट में पूछा था, ये भी देखो, पढ़ो। बोल रहा है द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑलवेज 90 डिग्री पे होता है। तो आंसर क्या होगा, 90 डिग्री। इतना ज्ञान दे दिया तो बहुत ही मजेदार सा कंटेंट गया है बेटा। थोड़ा सा तुम लोग एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेना, ये वाला तुम लोगों को दे रहा हूं, डायग्राम दिख नहीं रहा है, ये PYQ है, एक बार देख लेना, तुम्हें मजा आ जाएगा। थैंक यू सो मच बच्चा लोग। तुम लोग अगर ये सब चीज फील कर लिए होगे ना, जो मैंने तुम्हें समझाया है, ये वाला क्वेश्चन v इंटू एन का पावर 2/3, उसके बाद ये जो स्फीयर वगैरह पढ़ाया मैंने, और ये सब जो पढ़ाया E.dr वाला डिफरेंशिएशन वाला, फिर पोटेंशियल निकालने वाला जो क्वेश्चन पढ़ाया था उधर, फिर डायपोल पढ़ाया, फिर पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा दिया इस तरीके से, वर्क डन। तो ये एक बेहतरीन सेशन रहा है। थैंक यू सो मच। मिलेंगे फिर से अभी जस्ट 1 आवर में। ऑप्टिक्स आएगा अब, इसके बाद आएगा वेव ऑप्टिक्स, और उसके बाद आएगा तुम्हारा कौन सा चीज, ग्रेविटेशन। उससे भी 3 क्वेश्चन आएंगे। थैंक यू, लव यू, रेडी रहो, मैं रेडी हूं, बाय।